कुनबे से फिर निकली दर्द की दास्तां। अजय सिंह का भी छल का दर्द। कांग्रेस के पास नहीं इस मर्ज की दवा। भाई नरेश सराफ जी कहा थे कि हम सक्रियता बढ़ाएं, अब ऐसे ज्यादा सक्रिय हो जाए। यदि कुछ दाए तो अपना समाज हमें देवा दे, हम सक्रियता बढ़ा दे। अपना के अध्यक्ष जी के पास ज्यादा जोर ही उनसे कही दे कि भाई हम एक मौका देते दौड़े हो गए, हम दौड़ो। मैहर में जितनी बेबाकी से अजय सिंह ने यह बात कही, उससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस नेताओं के बीच आखिर चल क्या रहा है। कोई पद न मिलने पर अजय सिंह का दर्द छलकना कांग्रेस की कलह को न सिर्फ उजागर करती है बल्कि उसकी चुनौतियों को और बढ़ाती है। अब भले ही अजय सिंह के बयान को कमलनाथ पर तंज के तौर पर देखा जाए, लेकिन उसमें सियासी दर्द ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलों का ट्रेलर भी दिख रहा है। इससे पहले अजय सिंह दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने का समय मांग चुके हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले अरुण यादव के सोनिया गांधी से मिलने पर कमलनाथ ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस नेताओं के दिल्ली जाने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। देखो इसमें खराबी क्या है? हाँ, इसमें खराबी क्या है? मैं तो कहता हूँ जो चाहे अच्छा है कि सच्चाई समझा दे। कांग्रेस में अजय सिंह कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने खुले मंच से अपनी पीड़ा बताई हो। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के फसल वाले बयान से उनका भी दर्द छलक चुका है। वहीं कांग्रेस में कलह के सुर निकले तो बीजेपी को भी बोलने का मौका मिल गया। देखो साहब, कांग्रेस में जब तक रहेंगे कमलनाथ तब तक कांग्रेस रहेगी अनाथ। कमलनाथ जी ने सिद्ध कर दिया है कि जमीन मेरी, आसमान मेरा, वायुमंडल मेरा, पाताल मेरा, सब मेरा है। किसी पद पर कोई नहीं आएगा। मुख्यमंत्री मैं रहूँगा, नेता प्रतिपक्ष मैं रहूँगा, अध्यक्ष मैं रहूँगा। अजय सिंह जी का दर्द स्वाभाविक है, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, अर्जुन सिंह जी के बेटे हैं, लेकिन सबको ठिकाने लगाने की रणनीति पर कमलनाथ काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि चाहे अजय सिंह हो या अरुण यादव, आखिर कांग्रेस में इस नाराजगी को सुनने वाला कौन है? क्या कांग्रेस में शिकायतें सुनने और उसको हल करने का पूरा सिस्टम ही चरमरा गया है? हाईकमान और नेता के बीच संवाद का पुल पूरी तरह टूट गया है? नहीं तो क्या वजह है कि एमपी में सरकार गिरने के बाद भी कांग्रेस नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिशें नजर नहीं आती? क्या हाईकमान के मन में यह है कि जो हो रहा है हो जाने दो, फिर देखेंगे? इन सारे सवालों का जवाब पार्टी में किसी के पास नजर नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है काम मांगे कांग्रेसी। अपना के बघेली में कह रहन अजय सिंह जी, एक ठे बार और सुन ले कि का कहत रहन अजय सिंह। हम थोड़ा बहुत बघेली, हमार हाथ साफ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास कर लेते हैं, तो सुन ले पहले का कह रहे हैं बघेली में अजय सिंह, फिर हम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से समझाई कि का कहे हैं। सुनिए। भाई नरेश सराफ जी कहा थे कि हम सक्रियता बढ़ाएं, अब ऐसे ज्यादा सक्रिय हो जाए। यदि कुछ दाए तो अपना समाज हमें देवा दे, हम सक्रियता बढ़ा दे। अपना के अध्यक्ष जी के पास ज्यादा जोर ही उनसे कही दे कि भाई हम एक मौका देते दौड़े हो गए, हम दौड़ो। नहीं तो टूट। तो अजय सिंह जी जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि कोई पद हमको सराफ साहब दिलवा दीजिए और हम भी सक्रिय हो जाएंगे, हम भी काम करने लगेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, अजय सिंह जी आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, जैसा राजनीति में होता है। तो अजय सिंह जी को लगा कि इस पर उनको अपनी मन की बात कहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनकी तो नेताजी की तो अध्यक्ष जी तक अच्छी पूछ परख भी है, तो यही कह दें उनसे कि हमको थोड़ा सा कुछ जरा पद वद मिल जाए तो हम आगे बढ़ जाएं। बात हंसी मजाक में कही गई है, विनोद में कही गई है, लेकिन कई बार अपने मन की बात हंसी मजाक और विनोद में भी झलक जाती है, जब आप कह देते हैं अपने मन की पीड़ा को। और ये पीड़ा कोई बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि पीड़ा अगर प्रकट होनी चाहिए तो परिवार के बीच में होनी चाहिए। कमलनाथ जी की भी आंखें कुछ भीग सी जाएं या ना भी भीगें तो उनमें गहराई हो कि अपने से
दूसरी पीढ़ी के नेता अजय सिंह जी की बात सुन रहे हैं, अजय सिंह जी की आंखें डबडबा जाएं कि कमलनाथ जी बहुत कुछ किया है मैंने भी कांग्रेस के लिए, थोड़ा सा ज़रा हमें मिल जाए। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। मुश्किलात ज़िंदगी की बस यही है कि आप मुझसे नहीं सुन रहे, आप सुन रहे हैं दुनिया से। और जिसको ऊंची कुर्सी पर बैठे लोगों के लिए अक्सर कहा जाता है कान के कच्चे हैं। शरद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अरे साहब कमाल का व्यक्ति है, लेकिन कोई भी जाके कुछ कह देता है ना, अरे साहब और बुलाओ उसको जरा पूछूंगा मैं। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये एक बड़ा कॉमन जुमला है जो अनादिकाल से चल रहा, कान के कच्चे हैं। तो भैया कान के कच्चे होने से बचना है तो संवाद को, अगर आप नहीं भी हैं कान के कच्चे, आपको संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। कठिन होता है, कितनों को सुनोगे आप, लेकिन कुछ लोगों को तो सुनना पड़ेगा जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। ये बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने हमेशा छूट जाता है कि आप सिंधिया जी को सुनने में चूक कर देते हैं, आप अरुण यादव जी को सुनने में कुछ चूक कर देते हैं, जो अरुण जी को कहना पड़ता है कि संवाद की प्रणाली को ताकतवर बनाना चाहिए। विंध्य के नतीजों को लेकर और मेहनत की बात जब कमलनाथ जी कहते हैं तो अजय सिंह जी को बात चुभ जाती है। तो फिर वही बात की गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। तो ये आपस में बैठकर कह सुन क्यों नहीं लेते हैं, और इसमें कौन सी चीज़ आड़े आती है, यही बड़ा सवाल है। और आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक संवेदनशील लेखक, साहित्यकार, आवाज़ के धनी, बहुत स्वागत है उनका। और शंकर लाल तिवारी हैं, विंध्य की वाणी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। और सबसे उनकी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि ना वो सावन हरे होते हैं ना भादो सुखाते हैं, प्रसन्नता उनका मूल तत्व है। और ग्राम्य जीवन से आना इसमें बड़ा प्रेरणा का कारण बनता है कि जो मिल गया, या नरोत्तम जी एक बड़ा अच्छा वाक्य कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो तिवारी जी का भी जीवन दर्शन इसी के इर्द गिर्द है। पहली टिप्पणी संदीप पौराणिक जी की, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जी। सर, आपने दर्द और मर्ज की बात की है, तो मर्ज का इलाज तो अस्पताल में होता है और डॉक्टर करता है। जब अस्पताल ना मिले किसी को, डॉक्टर इलाज ना करे, तो दर्द कहीं ना कहीं तो व्यक्त होगा। वर्तमान हालात में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक अस्पताल है, कांग्रेस खुद माना जाए, पुरानी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका संगठन है, अपना जनाधार भी है, लेकिन वहां बैठे हुए डॉक्टर मरीजों की मर्ज का इलाज करने तैयार नहीं है। उसका बड़ा कारण है शरद जी, अगर वर्तमान दौर में हम कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस का हाईकमान कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। बीते एक दशक में अगर हम देखते हैं तो कमजोर हुआ है। पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें हार आई, लगातार हार कांग्रेस के हिस्से में आ रही। 3 राज्यों की बात कह सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत मिली थी, लेकिन बाकी जगह हार आ रही है। लिहाजा जो हाईकमान की स्थिति है वो बहुत बड़े फैसले लेने के लिए सक्षम नजर नहीं आने लगा है, और उसी का लाभ राज्य स्तर पर नेता उठाने लगे हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अरुण यादव हों चाहे अजय सिंह हों, ये अपना दर्द बाहर कह रहे हैं। क्या उनकी बात अंदर नहीं सुनी जा रही, या अंदर कोई सुनने तैयार नहीं है? और कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हाईकमान अगर कमजोर हुआ है, असहज है, उसका लाभ राज्य स्तर पर बैठे हुए नेताओं को मिल रहा है, और वे अपनी मनमानी या अपनी इच्छा के अनुसार संगठन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में स्थितियां नजर आ रही हैं, और राज्यों में भी दिख जाती हैं गाये बगाहे कि नेता अपना दर्द बाहर सुनाते हैं। आपने नब्ज पर हाथ रख दिया। कांग्रेस की बात सही है कि अगर कहीं हम सिरा ढूंढें इसका, तो वो सिरा शीर्ष की तरफ ही जाता है। जैसे किसी परिवार में जब बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, अगर मुखिया स्ट्रांग होता है, पिता मजबूत होता है, तो संपत्ति के बंटवारे को लेकर युवा पुत्र पुत्रियों में जो असंतोष है उसका निपटारा किसी निष्पक्ष मुखिया की तरह तत्काल कर देता है। और उनका चरित्र इतना बलवती होता है कि कोई बाबूजी की अदालत में कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये तो खुद जीवंत आदर्श और नैतिक मूल्यों की प्रतिमूर्ति हैं। तिवारी जी क्या कहेंगे? हालांकि उनके लिए मैं जो बार बार बात कहता हूं कि किनारे बैठकर टिप्पणी करने की तरह है, लेकिन अब मसला 2 ही दलों का केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश की राजनीति, तो बोलना तो पड़ेगा उनको, मसला भले ही कांग्रेस का हो। जी तिवारी जी बोलिए।
आपने बुलाया है तो निश्चित बोलूंगा। आपने और आदरणीय पौराणिक जी ने दो महत्वपूर्ण बातें बहुत नजाकत से कह दी हैं। आपने कह दिया कि अगर कोई पीड़ा है तो पौराणिक जी की भाषा में दिखाना चाहिए, फैमिली में ही बात करना चाहिए, परिवार में ही बात करना चाहिए। जी। जो न समझे वो न समझे, पर शरद जी की ये कमेंट मीठी तो है पर तीखी भी बहुत। और दूसरी तरफ पौराणिक जी ने मेरे कह दिया कि जब दिल्ली कमजोर होती है तो सूबेदार अपनी मनमानी करते हैं और सूबेदार दिल्ली को भी आंख दिखाने लगते हैं। मध्य प्रदेश के मामले में मैं आंख दिखाने वाली बात तो नहीं कहूंगा, पर कमोबेश ऐसा है कि कमलनाथ जी की सीनियरिटी, उनका विराट व्यक्तित्व, 10 बार जीते, केंद्र में मंत्री रहे, ये सारी चीजें कहीं पार्टी के नेतृत्व पर भारी पड़। कई बार सम्मान देना भी और कठिनाई का कारण बनता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हाईकमान के परिवार तक जो उनकी निरंतर, जब से वो सक्रिय हुए हैं संजय गांधी के समय से, इमरजेंसी के बाद या इमरजेंसी के आसपास, तब से लेकर के आज तक वो उनके परिवार के अत्यंत विश्वसनीय लोगों में से रहे हाईकमान के। और मुझे लग रहा है कि हाईकमान ने धीरे से कुछ कहा भी होगा तो उनने भी धीरे से कह दिया होगा इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये सारा मामला आप ज्यादा समझते हैं, हम लोगों को बुलवाते हैं आप, ये सारा मामला कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर अध्यक्षीय नेता प्रतिपक्ष के विवाद को है। अब क्योंकि राहुल जी तो विधायक भी नहीं रह गए और इसलिए नेता प्रतिपक्ष का कोई मतलब नहीं है उनको सोचना, पर कहीं ना कहीं अरुण यादव जी का और इनका सारा, अरुण यादव का एंड टाइम में चुनाव से गायब होना और ये कहना कि मैं नहीं लड़ूंगा, और फिर जब खंडवा में सभा हो तो उनका ये दर्द छलके कि भैया सींचता मैं हूँ, बोता मैं हूँ, बीज मैं लगाता हूँ, खेती मैं ताकता हूँ, पर फसल दूसरे लोग ले जाते हैं। और आपको याद दिलाऊं कि ये हमारे राहुल जी का पहली बार दर्द नहीं छलका। उन्हें एक तो कुछ जनता ने दर्द दे दिया और दूसरी बात, जनता का दर्द देने के बाद पार्टी में भी वो निरंतर जिस ढंग से हाशिए में रहे। जी चलिए जी। उन्होंने पिछले समय मैहर में भी और ये कहा था, जब कमलनाथ जी मैहर आए थे, थोड़ी भ्रम हुआ तो उन्होंने उस समय भी कुछ उन्होंने कह दिया था, तो उस पर प्रतिक्रिया बड़ी तीखी व्यक्त की थी। अपन को याद होगा कि राकेश शुक्ला जी को, चौधरी राकेश शुक्ला जी को, चौधरी जी को जब यहाँ रीवा संभाग का प्रभारी बनाया गया तब भी बिल्कुल बिल्कुल मैं आता हूँ, दूसरा दौर है अभी आपके पास तिवारी जी, विस्तार से अपनी बात रखिएगा। मैं अंत में आधा सेकंड में मैं यही बात कह रहा हूँ कि राहुल जी को काम अगर मांगना था तो बकौल शरद जी और मैं उसमें शामिल हूँ, उनको परिवार के अंदर ये पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा करने से उनकी वरिष्ठता और पार्टी का अनुशासन और गली गली चर्चा, जिससे पार्टी का ही नुकसान है, ये संभव। योगेश जी, जब ऐसे मसले आते हैं तो आप जैसे निष्ठावान कांग्रेसी जो हैं, उनकी एक दुविधा ये भी रहती है कि मैं ये नहीं कहता कि कमलनाथ जी के स्वभाव में कोई चुनौती है, लेकिन वो अपनी शैली के राजनेता हैं और ये अधिकार हर व्यक्ति को है कि वो जिस शैली के साथ आगे बढ़ता है वो लाग लपेट के बिना कई बार बहुत सीधे शब्दों में अपनी बात कह देते हैं, क्योंकि शायद उनकी राजनीति की धारा और दर्शन इसी का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए वो सिंधिया जी के लिए कह देते हैं तो उतर जाएं। अब जब अजय सिंह जी काम की बात करते हैं तो आप जैसे कांग्रेसी फिर झिझकने लगते हैं, चिंतन में पड़ जाते हैं कि ऐसा ना हो कि मीडिया फिर पूछे कमलनाथ जी से कि मैहर में तो काम मांग रहे हैं अजय सिंह जी, तो कमलनाथ जी फिर 2 लफ्ज़ों में कह दें तो आ जाएं भोपाल, काम की कमी थोड़ी है, दे देंगे काम। ये चुनौतियां बढ़ती चली जाती हैं कांग्रेस की। संवाद की एक प्रणाली जिसकी वकालत बंसल न्यूज़ से बातचीत में अरुण जी ने भी की, अरुण यादव जी ने, और उस पर मुहर लगाई बंसल न्यूज़ से बातचीत में अजय सिंह जी ने। आप क्या कहेंगे?
शरद जी, ये जो दौर है ये अमृत मंथन का दौर है। जब अमृत झलकता है तो किसी को अमृत मिलता है तो किसी को विषपान भी मिलता है, लेकिन अंततः चाहे वो नीलकंठेश्वर कहलाए, विष पिए या अमृत का प्याला, अंततः कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में या संदर्भ में उस व्यक्ति की व्याख्या और उसके बारे में अनुलेख तो जरूर ही लिखा जाता है। आप मेरे अर्थ को समझ रहे होंगे कि किसी भी नेता को कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। जहाँ तक राहुल सिंह जी की बात है तो वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं है। अभी उपचुनाव हुआ था, उस चुनाव में उनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उसमें उन्होंने विजयश्री भी दिलवाई उपचुनाव में, और एक योद्धा की मानिंद एक लीडरशिप है उनकी और परंपरागत शैली है। माननीय अर्जुन सिंह जी की जो थाती है उसके वो उसको रक्षार्थ कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके की यदि कोई हास परिहास में बातचीत हो जाए तो मैं इसको बहुत गंभीरता का विषय नहीं मानता हूं। और जब चूंकि बुंदेलखंडी में बोला गया तो बुंदेलखंडी की एक आनंद और मस्ती को भी आप समझते हैं, सॉरी बघेलखंडी, तो उस एक आनंद और एक उसको भी समझते हैं कि वहां पर जो बोलने का तरीका होता है तो वो हास परिहास में ही होता है। और शायद ये दौर होली के पहले और होली के बाद तो बहुत ज्यादा होता है। तो मेरी ये मान्यता है कि ना तो उनका कमलनाथ जी के प्रति कोई विद्वेष है और ना कमलनाथ जी का उनके प्रति कोई विद्वेष है। और कांग्रेस का जो एक रूप है जिसको हम कह सकते हैं व्यापकता है, चाहे वो कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, राहुल सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, इसके बाद भी अनेक होने के बाद भी कांग्रेस के एक स्वभाव का एक मूल चरित्र ये है कि विषमताओं में भी एकताओं की खोज होती है। आप मेरे अर्थ को समझ रहे होंगे कि हम विषम स्थितियों में जाते हैं और इससे पहले इतिहास गवाह है। मैं श्यामा भैया के कार्यकाल से याद है उस समय कब इंदिरा जी से लोग मिलने गए थे, पीसी सेठी साहब को कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया, पीसी सेठी साहब के बाद फिर श्यामा भैया आए और बहुत सारी स्थिति। अर्जुन सिंह जी का एक कार्यकाल रहा, एक उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश से वोरा जी और अर्जुन सिंह जी के समय अचानक ही अर्जुन सिंह जी को पंजाब भेजा गया, वोरा जी को शपथ दिलवाई गई। तो कांग्रेस को हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस एक आत्म केंद्रित राजनीति का केंद्र है। कांग्रेस में बहुत व्यापकता है, कांग्रेस में बहुत सारी संभावना है और बहुत सारी संभावनाओं की बहुत सारी परिणति भी है। और अंततः परिणति तो मेरा यह है कि कई बार ऐसा कहा गया कि भाई अब कांग्रेस समाप्त हो जाएगी 77 के चुनाव के बाद से, 91 के दौर में कांग्रेस, फिर भी कांग्रेस निखर के आती है और शायद कांग्रेस में ये बोला गया शब्द ही इसकी निखार का मुख्य कारण बनता है। मैंने हमेशा देखा। जी, बड़ा अच्छा मुझे लगा जब आपने ये कहा कि ये अमृत मंथन का दौर है और आपने ये भी कहा कि होली में आमतौर पर मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में जैसे कहते हैं फाग गाई जाती है और उस दौरान भला बुरा भी कहा जाता है। तिवारी जी भी सहमत हो। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा कि राजनीतिक दल हों या किसी संस्थान के प्रमुख हों, होली पर तो ये परंपरा रही है, अगर इन प्रमुखों को कटघरे में खड़ा किया जाए होली के तुरंत बाद और पूरी अनुमति हो कि उन पर आरोपों की एक पूरी फहरिस्त पढ़ी जाए और वो भी गंभीरता से सुने और उनके सलाहकार नोट करें कि इन पर पहला ये है कि ये किसी की सुनवाई नहीं करते हैं, क्या कहा जाएगा, और वो मुस्कुराते हुए सुने। बड़ा धैर्य चाहिए, लेकिन ये सब कपोल कल्पना की बातें हैं। कहाँ संभव है आज के दौर में, जहाँ अगर कोई आंख उठाकर भी देख लेता है तो बुरा लग जाता है। उस निर्मम राजनीति के दौर में अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उस आवाज़ के साथ कहाँ दफन हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। संदीप जी, लेकिन संवाद की एक प्रणाली तो कांग्रेस को विकसित करनी होगी। मुख्यमंत्री जी अभी बैठे पचमढ़ी में, बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से वो बैठे, कांग्रेस ने उसको जिस भी दृष्टि से देखा हो, लेकिन उसके दो लाभ वो लेकर वहाँ से निकले। पहला लाभ उन्होंने ये लिया कि लंबे लंबे सत्र किए चर्चा के। जब आप अपनी टीम के साथ एक ऐसी मीटिंग करते हैं जहां आप आंख में आंख डालकर अपने साथियों के साथ लंबी लंबी बैठकें करते हैं, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे की, तो आपको मनोविज्ञान समझ में आता है कि ये मेरा साथी क्या सोच रहा है, इसकी आंखों में विश्वास कितना है या विश्वास में कुछ कमी भी प्रतीत हो रही है, आप ये समझ पाते हैं। फिर इसी दौरान आदमी फूट पड़ता है किसी कमजोर क्षण में, सर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे क्या हो गया बताइए ना। अरे साहब कोई नहीं सुन रहा मेरी। अब आपसे अपनी आंखों में आंसू छलक जाते हैं और अचानक जो बरसों से बैठा हुआ है दिल में वो पिघल जाता है बर्फ बन के। और फिर मध्य प्रदेश के लिए योजनाएं जो हैं उन पर चर्चा अलग हो जाती है। तो आम के आम गुठलियों के दाम। कांग्रेस को क्या करना चाहिए
देखिए शरद जी, आपने आँख की बात की। जब आप किसी की आँख में आँख डालते हैं तो बहुत सी चीज़ों को समझ लेते हैं, उसका प्रेम भी का भी एहसास कर लेते हैं, उसके अंदर पनप रही नफरत या आक्रोश को भी पढ़ लेते हैं। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह का प्रयोग शिवराज जी ने पचमढ़ी में किया, अगर वाकई में राजनेता दूसरे दल के अपने नेताओं के साथ इसी तरह का प्रयोग करें तो वो राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर मजबूत होता है। क्योंकि जब दो बड़े नेता मिलते हैं और घंटों बात करते हैं तो खूबियां खामियां दोनों सामने आती हैं, और जो मुखिया होता है उसे खामियों को सुधारने का एक मौका मिलता है। क्योंकि जब आप खामियां जानेंगे तब तो सुधार की कोशिश करेंगे। अगर आप खूबियों के बीच घिरे रहेंगे तो खामियों पे आपका ध्यान नहीं होगा और उसके चलते राजनीतिक दल कमजोर हो जाएगा। मेरा ये मानना है शरद जी इसमें कि ये ऐसा समय है, मतलब खासकर कमलनाथ जी के लिए, कि जितने ही असंतुष्ट नेता जो नजर आ रहे हैं, अगर इनके साथ वो कुछ समय का मंथन करें तो वाकई में जैसा योगेश जी कह रहे हैं कि मंथन का समय है, वाकई में अमृत भी निकल सकता है। लेकिन उसके लिए धैर्य भी चाहिए पार्टी नेतृत्व के अंदर, और उन नेताओं की बात भी सुननी चाहिए, तभी पार्टी कोई आगे बढ़ पाएगी और 2023 के चुनाव में कमाल भी कर सकती, मुझे लगता है। योगेश जी, आज विषय कांग्रेस का है तो समय भी आपको ज़्यादा आवंटित होना ही चाहिए। मैं फिर तिवारी जी की तरफ चलूँगा। ये बताइए कि अधिकतर जो बैठकें होती हैं किसी भी पार्टी की हो, संगठन की हो, अधिकतर बेनतीजा रहती है। मैं माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो बेनतीजा इसलिए रहती है कि बड़ी रूढ़ बैठकें होती हैं। ये प्रस्ताव लाया गया है, इतने इतने ये है, सदस्यता अभियान में ये हो रहा है, अभी की अद्यतन प्रगति ये है। बैठक होती है, मिनरल बॉटल्स होती हैं, चाय कॉफ़ी होती है, नाश्ता आता है, और उसके बाद ठीक है अपन अगली बैठक में रिव्यू करेंगे। आप अगर इसके बजाय अपनी पार्टी के 50 प्रमुख नेताओं के साथ कमलनाथ जी की बैठक का एक एजेंडा, जिसमें खुली बैठक हो, पूरे दिन की बैठक हो, सुबह वो टी से शुरू हो 9 बजे और रात डिनर के साथ समाप्त हो, बहुत कुछ पिघल के बह जाएगा, नया सृजन भी हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, हम लोग जाने अनजाने में फिर सुझाव दे डालते हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ शरद जी आपकी बात से। अब बेबाकी की आवश्यकता है, अब हृदय को चीर कर बात करने की आवश्यकता है। इसमें औपचारिकताओं का कोई भी नहीं होगा। हम जितने अपने दिल को चीरेंगे, जितनी साफगोई रहेगी अपनी ज़बान पर, अपने हृदय में, उतना ही मैंने कहा ना कि अमृत मंथन जब ही होगा। और विष पीने की ताकत यदि सबने महसूस कर ली कि हाँ मैं विष पीने को तैयार हूँ, मुझे अमृत का शौक नहीं, तो इस पार्टी को कोई समाप्त नहीं कर सकता। बड़ी बेबाकी से आपके लोकप्रिय चैनल पर यह बात कह रहा हूँ, और ये इसकी आवश्यकता प्रतीत है, और हुआ भी ऐसा कई बार हुआ है। जब हमारे दिल धुले हैं, जब हमारा हृदय धुला है, तो मैं कभी नहीं समझता हूँ, बड़ा मतलब इसको अतिरेक नहीं समझे आप भावनाओं का, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर कहीं टिक पाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे भी आपने भी, मैं आलोचना नहीं करना चाहिए चूंकि अब प्रसंग पूरा कांग्रेस का है, लेकिन पचमढ़ी में आपने देख लिया है कि क्या था वहाँ पर। इवेंट ही तो था, और क्या था। हमारे पास तो बहुत सारी बातें हैं, हमारे पास विचार है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास लोग हैं, लेकिन वो जिसको आप कह रहे हैं कि दिल चीर करने की आवश्यकता है, औपचारिक यदि हम उसमें संतुलन में रहे और उसमें रहे और अपने आप को कवच के रूप में यदि हमने महसूस किया, तो निश्चित ही हम कवचगामी हो गए। हमने अपने आप पर कवच ओढ़ लिया, आवरण ओढ़ लिए, मन मस्तिष्क को हमने अपने आप ही बोंधा करने की कोशिश की। जिस दिन हम दिल चीर कर बात करेंगे, बेबाकी से बात करेंगे, उस दिन निश्चित कांग्रेस को सफलता मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस का एक जो विचार है, कांग्रेस का जो एक आधार है, वो पूरा भारत माता के चरित्र, भारत माता की आत्मा से मिलता जुलता है। और आज भी मैं कह रहा हूं शरद जी, ये मेरा कोई और कॉन्फिडेंस नहीं है। कांग्रेस चाहे उत्तर प्रदेश में हारे, पंजाब में हारे, लेकिन कांग्रेस लोगों की आत्मा में रची बसी पार्टी है। जी, लेकिन आपको अपना बीज सुरक्षित रखने की जरूरत है। बीज यानी विचार, जिसको बीजेपी ने सुरक्षित रखा है। और जब विचार के लिए व्यक्ति काम करता है तो वो बहुत सारी व्यक्तिगत पीड़ा को, मैं नहीं कहता कि पीड़ा नहीं होती, बहुत गहरी पीड़ा होती है, बहुत ही गहरी तकलीफ होती है, लेकिन विचार जब बड़ा सामने होता है तो व्यक्ति ये मानता है कि इस विचार के लिए मेरी पीड़ा गौण है। बहरहाल, तिवारी जी की टिप्पणी लेकर छोटी सी मैं कंक्लूड करूंगा। जी तिवारी जी। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल सिंह जी एक बार गए नरोत्तम मिश्रा से मिलने, और मीडिया में ये तक आ गया कि राहुल जी भाजपा में जाने वाले। राहुल जी नरोत्तम से मिलने क्या गए, उनसे बातचीत क्या हुई, राम जी जाने, पर मीडिया में इस तरह का आ गया। और मैं नहीं सोचता हूँ कि ये किसी अन्य ने किया।
ये कांग्रेस के भीतर से हुआ, वो राहुल जी के खेमे से हुआ कि उनके विरोधी खेमे से हुआ, पर निरंतर एक अविश्वसनीयता कांग्रेस के अन्य नेताओं के प्रति। प्रदेश में कांग्रेस की बैठक होती है पीसीसी की, और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम बर्थडे पार्टी में गए हैं, अरुण यादव आते नहीं। एक दिन में बीसीसी की बैठक तय नहीं होती, उसकी डेट्स पहले से तय होती। और बड़े नेता थे दिग्विजय सिंह, कह सकते थे कि मैं इस दिन नहीं रह पाऊंगा, एक आध दो तारीखें भी बदल जाती हैं, हम लोग क्या तो बदल जाती। छोड़िए, अभी बात आ रही थी मंथन की, और यादव जी तो बहुत ही विद्वान, बहुत सदे हुए, बड़े सीनियर समर्पित नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा मंथन होना तो चाहिए। मंथन की बात आप कांग्रेस में कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ तो संवाद नहीं हो रहा है जहां तक हम लोग सोच रहे हैं। अगर संवाद ही होता रहता तो ज्योतिरादित्य जी से ये नहीं कहते लोग सड़क में आके पब्लिक में कि आ जाओ मैदान में। अगर संवाद ही होता तो फिर जी, मैं संक्षेप सोचता में हूँ तिवारी जी। जी जी, मैं अंत में इतना ही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है। यादव जी सदे नेता, आज तो कुछ बढ़िया बोल रहे हैं, पर यादव जी ने जो कहा कि हमारे साथ लोग हैं, आप इतिहास की वस्तु तो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको इतिहास से पन्ने तो लिखे जाएंगे कांग्रेस के नाम। चलिए, पर आप देखिए कि आपका नेटवर्क खत्म है, आपके पास न चमत्कारिक डायनेमिक लीडरशिप बची है केंद्र में, प्रदेश के अंदर, और आप उसे ठीक भी नहीं करना चाहते हैं। कमलनाथ जी जन नेता न कभी रहे हैं, न जन नेता कभी होंगे। वो कॉरपोरेटर रहे हैं, एक उद्योगपति रहे हैं, एक कांग्रेस की अच्छी मदद करने वाले रहे हैं, और इस नाते कांग्रेस का भविष्य कमलनाथ तो नहीं हो सकते। उस बार कर्जा माफी अभी चलिए वादा सर, अब मैं करके आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन तिवारी जी बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बहुत समझते हैं, उनका राजनीतिक धर्म भी है। लेकिन जीवन में चाहे आपके गहरे और बड़े नेता होने का, इंदिरा गांधी जी को कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए भी 1995-96 में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये इतने मकबूल प्राइम मिनिस्टर होंगे। मौका मिलने पर व्यक्ति अपनी योग्यता को प्रमाणित करता है, जो वही नेता होता है। इस मामले में कमलनाथ 2018 में काबिल नेता साबित हुए, जिन्होंने कम से कम सरकार बनाई। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये है कि जब कोई खिलाड़ी किसी टीम से छिटकने लगता है, उसकी उपेक्षा होने लगती है, या किसी संस्थान में या किसी राजनीतिक दल में, किसी संस्थान में कोई कर्मचारी जो उपेक्षित होता है और कभी बड़ी लीडिंग पोजीशन में होता है, तो वो उसी संस्थान के पैरेलल जो प्रतिद्वंदी संस्थान है वहाँ मिलने जुलने चला जाता है, क्योंकि वो अपने संस्थान को ये मैसेज देना चाहता है कि मेरी चर्चा तो वहाँ भी होती है, डरता हूँ क्या। और बाकी रही सही कसर प्रतिद्वंदी संस्थान के लोग पूरा कर देते हैं। क्यों, चाय नहीं पियोगे? क्यों, भाई साहब ने मना किया? अच्छा, समझ सकता हूं, थोड़ी चिंता होती होगी। अरे मैं नहीं डरता, आ रहा हूं, अभी चाय तैयार रखो। आप चले जाते हैं चाय पीने, कहानी बड़ी हो जाती है। क्यों गए वहां? लगता है ब्रेकिंग न्यूज, कुछ होने वाला है, कांग्रेस की राजनीति में हलचल। ये सारे किस्से, तो इसका एक ही तरीका है, संवाद, संवाद और संवाद भी भिची हुई मुट्ठियों के साथ नहीं, कसे हुए जबड़ों के साथ नहीं, गुस्सैल आंखों के साथ नहीं, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, और ये कहते हुए कि आ जाओ भाई, यही परिवार है, हम सब मिल के लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐसा सोच रही होगी। बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत धन्यवाद योगेश जी, और बहुत धन्यवाद संदीप पौराणिक जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सरकार, समीक्षा और सियासत। नमस्कार।